आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। तेलंगाना सरकार ने राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाया है। राज्य के परिवहन मंत्री पुन्नम प्रभाकर ने विधानसभा में बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हैदराबाद को हर हाल में प्रदूषण से बचाना होगा। उन्होंने दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष नेतृत्व के रहने के बावजूद वायु गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है कि आम लोगों के लिए जीवन कठिन हो गया है। इसी अनुभव से सीख लेते हुए तेलंगाना सरकार ने समय रहते ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसी विजन के तहत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी ईवी नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% छूट दी जाएगी। हालांकि इससे राज्य सरकार को लगभग 1000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होने की संभावना भी है। फिर भी सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी है। यह कदम न सिर्फ प्रदूषण कम करने में मदद करेगा बल्कि लोगों को स्वच्छ और किफायती परिवहन विकल्प अपनाने के लिए भी प्रेरित करेगा। बीआरएस के नेता जिनकी अगुवाई पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव कर रहे थे, हैदराबाद के गन पार्क में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने राज्य में एलपीजी सिलेंडरों के कथित कमी के मुद्दे को उठाया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद एलपीजी की कमी के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार लोगों को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर गैस की भारी कमी है। यह कहते हुए कि पेट्रोलियम मंत्रालय केंद्र के नियंत्रण में है, राज्य सरकार का कहना है कि वो कुछ नहीं कर सकती। ऐसी आशंकाएं है कि भविष्य में गैस सिलेंडर का आकार छोटा कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि वे 14 केजी वाले गैस सिलेंडर को घटाकर 10 केजी कर देंगे। केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें आम लोगों को परेशान कर रही है। युद्ध के कारण गैस की कमी अब चर्चा का विषय बन गई है। केंद्र सरकार दावा कर रही है कि कोई कमी नहीं है और राज्य सरकार दावा कर रही है कि कोई सप्लाई नहीं है। वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाने चाहिए कि गैस की कोई कमी न हो। सरकार को एक बयान जारी करना चाहिए ताकि गैस की कमी को लेकर लोगों को किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से हेड स्पीच को लेकर एक नया बिल पेश किया गया है। इससे बीच बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा सिंह का बयान सामने आया है और उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए जमकर निशाना साधा है। उन्होंने इस बिल से कांग्रेस को खुद फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया है और उन्होंने पिछले इतिहास की बात की है। अभी तेलंगाना की विधानसभा में एक बिल पेश किया गया, हेट स्पीच हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2026। इस बिल का प्रावधान अभी इन्होंने क्या क्या उसमें इंक्लूड किया है अभी तो कॉपी नहीं आई है, लेकिन अगर हम कांग्रेस के इतिहास को अगर उठाकर देखेंगे तो जितने इन लोगों ने बिल लाए हैं सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट करते हुए इन लोगों ने बिल को पारित किया है। अगर हम प्रधानमंत्री नेहरू जी की अगर हम बात करेंगे, वो समय पर भी सेकुलर शब्द को जोड़ दिया, हिंदुओं के मठ मंदिरों पर टैक्स वसूले, हिंदू मठ मंदिरों का पैसा खाए, उस प्रकार से एंडोमेंट एक्ट को इन्होंने लेकर आया। 2011 में कम्युनल वायलेंस बिल लेकर आने में भी कांग्रेस का एक बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा सहयोग था। और ये कम्युनल वायलेंस बिल तो इतना खतरनाक बिल था कि भले ही दंगा कोई भी करो, इल्ज़ाम हिंदू पे लगेगा। भले ही किसकी भी बहन बेटी का क्यों ना रेप हो, उसका इल्ज़ाम भी हिंदू पे लगेगा। कहीं पर भी कुछ भी हो जाए लेकिन इल्ज़ाम हिंदू पे लगेगा। उस प्रकार से बिल को इन्होंने 2011 में भी लाया था। और आज शर्म की बात है, एक तरफ हिंदू अपनी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयत्न करे तो दूसरी तरफ वही हिंदुओं की आवाज़ को दबाने का कार्य ये कांग्रेस कर रही है। कर्नाटक की कांग्रेस हो या तेलंगाना की कांग्रेस हो, मैं समझता हूँ तेलंगाना में जो बिल पेश किया गया ये असदुद्दीन ओवैसी के इशारे पर और असदुद्दीन ओवैसी के कार्यालय जो दारुसलाम है वहीं पर इस बिल को बनाया गया। जस्ट रेवंत रेड्डी तो एक ढाल है और पूरा का पूरा खेल खेलने वाले असदुद्दीन ओवैसी लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें
यूपी में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली के विवादित बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि इन 11 विधायकों से उन्हें क्या हासिल होगा। इसका मतलब होगा कि पूरे देश और राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। आप बीजेपी की सरकार बनवाने में सहयोगी क्यों बनना चाहते हैं? हो सकता है कि आपको व्यक्तिगत तौर पर फायदा हो, लेकिन पूरे समुदाय को नुकसान उठाना पड़ेगा। ध्रुवीकरण की राजनीति चाहे वह हिंदुओं की हो या मुसलमानों की, गलत है और मैं दोनों से ही सख्त खिलाफ हूँ। 11 विधायकों के पास क्या होगा? उनके पास क्या करेंगे 11 विधायक? उनके 11 विधायक का मतलब है प्रदेश में भाजपा की सरकार का। आप भाजपा की सरकार बनने में सहयोगी क्यों बनना चाहते हो भाई? आपके 11 विधायक का मतलब भाजपा की सरकार बनवाओगे आप, हर जगह वोट का डिवीजन करा करके भाजपा की सरकार बनेगी। आपको क्या हासिल होगा? हो सकता है व्यक्तिगत हित आपको मिल जाए, लेकिन पूरा कौम का नुकसान होगा, पूरे लोगों का नुकसान होगा। ध्रुवीकरण की राजनीति चाहे वो हिंदू करे चाहे वो मुसलमान करे, दोनों गलत है और मैं दोनों का सख्त विरोधी हूं। हाँ, पूरे देश में खेलने के। अब बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में नहीं देख रहे आप क्या हो रहा है? असम में क्या हो रहा है? असम में क्या हो रहा है? असम के अंदर नहीं यही हो रहा है। महिला आरक्षण बिल पर टीडीपी एमपी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि यह सच में एक अच्छा कदम है। महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन पर बहुत लंबे समय से चर्चा हो रही है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ पीएम मोदी जैसे लीडर ही ऐसा कुछ अच्छा कर सकता है। असेंबली और पार्लियामेंट में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ने से वे महिलाओं और बच्चों से जुड़े बड़े और सेंसिटिव मुद्दों पर अच्छे आइडिया लाएंगे। जी, ये बहुत बढ़िया एकदम उम्दा स्टेप है, क्योंकि बहुत ही सालों से जो है महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था। अगर ऐसी अच्छी चीज़ होना चाहिए तो एक बड़े नेता जो हमारे नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता जो है हमारे प्रधानमंत्री है, सिर्फ इन्हीं से ऐसा होता है। तो अभी ये रिप्रेजेंटेशन बढ़ने से, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन क्या है, असेंबलीज में हो या पार्लियामेंट में हो, रिप्रेजेंटेशन बढ़ने से क्या है, बड़े बड़े मुद्दे जो है, जो सेंसिटिव इश्यूज है, जो महिलाओं के हो सकते हैं, बच्चों के हो सकते हैं, बच्चों का भविष्य के बारे में हो सकता है, परिवार के बारे में हो सकता है, बचत के बारे में हो सकता है, ये अच्छे विचार लेके आते हैं, डिस्कस करते हैं, रिसर्च करके आते हैं और जो है डिमांड करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का जो बढ़ने वाला है, इससे जो है हमको देश के लिए बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है, देश के लिए बहुत अच्छा विकास होगा, बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि वहाँ पे साउथ इंडियन विमेन भी जो है पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत पॉलिटिकली इन्फॉर्म्ड है, पॉलिटिकली नॉलेजेबल है और पॉलिटिकल वॉइस भी देते हैं और डिमांड भी करते हैं अच्छी तरह। तो इससे जो है ना सिर्फ साउथ इंडिया बल्कि पूरा देश में जो है इसका असर पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा। थैंक यू सर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट को विदेशी योगदान के संबंध में आ रही समस्या को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। 1969 में एक स्पेशलिस्ट जेसुइट मिशनरी विसेंटर फेरर द्वारा स्थापित रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट ने 1970 के दशक में काम के बदले भोजन परियोजना शुरू करके भारत के सबसे सूखे क्षेत्रों में से एक अनंतपुर जिले में अपनी सेवाएं देना शुरू की। वही मुख्यमंत्री ने बताया कि अमित शाह से अपील करके आरडीटी द्वारा दशकों से गरीबों के लिए की जा रही बेहतरीन सेवाओं के बारे में समझाने से विदेशी फंड मिलने में आ रही रुकावट को दूर करने में मदद मिली। देश दुनिया में आज के समय में हर उम्र के लोगों को मोबाइल की लत है। चाहे खाना खाते समय हो या फिर कोई और काम करते समय, हर समय उनके हाथ में मोबाइल होता है। इसका असर अब बच्चों पर भी पड़ रहा है, वे भी मोबाइल की लत के शिकार हो रहे हैं। कर्नाटक सरकार इस तरह के मामलों पर चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही नई डिजिटल डिटॉक्स पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। कर्नाटक के डिजिटल डिटॉक्स पॉलिसी का मतलब है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पर कम और संतुलित तरीके से सिखाया जाए। इसके साथ ही बच्चों की मोबाइल पर भी निर्भरता को भी कम करने की कोशिश रहेगी। डिटॉक्स पॉलिसी के तहत बच्चों के लिए मोबाइल, टीवी और अन्य स्क्रीन का इस्तेमाल खासकर मनोरंजन के लिए दिन में सिर्फ 1 घंटे तक सीमित करने का सुझाव भी शामिल है।
ज्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों में तनाव, नींद की समस्या, ध्यान की कमी और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। इसी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। कर्नाटक सरकार अपनी इस पॉलिसी को स्कूल में भी लागू करने वाली है। इसके तहत पढ़ाई में डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सुरक्षा सिखाई जाएगी। हर स्कूल में डिजिटल वेलनेस कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी बच्चों को मोबाइल की लत के संकेत पहचान कर काउंसलिंग कराएगी। स्कूलों में बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि वे बच्चों की डिजिटल आदतों को समझ सके, ताकि उन्हें बच्चों को समझना आसान रहे। वहीं आगे भी कहा गया है कि माता पिता को भी बताया जाएगा कि घर पर स्क्रीन टाइम कैसे कंट्रोल करें और बच्चों को आउटडोर खेलों की तरफ कैसे बढ़ाएं। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि केरल में बीजेपी और सीपीआई-एम के बीच एक अपवित्र गठजोड़ के स्पष्ट आरोप हैं। यह कोई बेबुनियाद दावा नहीं है। अगर आप दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों की सूचियों को ध्यान से देखेंगे तो आप कई निर्वाचन क्षेत्रों में उनके बीच एक अंदरूनी समझ और आपसी समर्थ को साफ तौर पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री काफी समय से एक समझौताशुदा नेता बने हुए हैं। वे नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज नहीं उठाते और ऐसा लगता है कि वे दबाव में काम कर रहे हैं, जिसमें ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का भी डर शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि नतीजतन वे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र के खिलाफ कोई कड़ा रुख नहीं अपना पा रहे हैं। अब यह भापते हुए कि केरल उनके हाथों से फिसल सकता है। सीपीआई-एम के नेतृत्व ने एक अनैतिक राजनीतिक समझौता कर लिया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सीपीआई-एम के कदम बीजेपी को फायदा पहुंचाने के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से उठाए गए प्रतीत होते हैं। यहां तक कि उन निर्वाचन क्षेत्रों में भी जहां बीजेपी पारंपरिक रूप से मजबूत है। यह स्पष्ट है कि सीपीएम और बीजेपी दोनों ने ही असल में अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओं को गुमराह किया है और उनके साथ विश्वासघात किया है। SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि हमारे राज्य में धर्म परिवर्तन का कोई भी मुद्दा नहीं है। अगर ऐसे मामले सामने आते भी हैं तो हमारे कानूनों में इसके लिए नियम मौजूद है और जो लोग धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने की कोशिश करेंगे उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। केरल में यह चिंता का विषय बिल्कुल भी नहीं है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ का पहला और आखिरी मुद्दा सिर्फ विकास और विकास है। केरला में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सभी पार्टियां अपनी कमर कस ली हैं और जोरों शोर से चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। इसी बीच एनडीए की तरफ से बार बार केरला में सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच शोभा करंदलाजे का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे बीजेपी की जीत की सुनिश्चित की है और कहा है कि यहाँ पे लोग बदलाव चाहते हैं और उन्होंने इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की है। केरल को एक अच्छा सरकार चाहिए। ये अच्छा सरकार देंगे मोदी जी का नेतृत्व में। केरल को डबल इंजन सरकार चाहिए। मोदी जी ने क्या क्या स्कीम्स लाया है वो केरल में लागू नहीं होती है। आयुष्मान नहीं, घर नहीं, कोई भी योजना को शक्ति देने का सरकार चाहिए स्टेट में। ये फेडरल सिस्टम है। इसीलिए अभी केरल का लोग तय किया है मदियाई, इट्स इनफ, बस करो। अभी एक नया नेतृत्व केरल में चाहिए, ऐसा केरल का लोग सोच रहे हैं। ऐसे ही अभी काम भी कर रहे हैं। जरूर ये चुनाव में एनडीए ही आएंगे। एनडीए केरल को बदलेंगे, विकसित केरल बनाएंगे, सुरक्षित केरल हम बना के रहेंगे। ये हमारा नारा है, ऐसे हम करने वाले हैं। बीजेपी के राज्य उपाध्यक्ष करुण नागराजन पर पार्टी की ही हाल ही में महिला पदाधिकारी ने छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। तमिलनाडु के चेन्नई जिले की महिला विंग की प्रमुख थंगसोबरा ने इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। थंगसोबरा ने अपने पत्र में 2018 से लेकर अब तक अपने साथ हुई कथित उत्पीड़न की घटनाओं का विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि करुण नागराजन ने उन्हें पार्टी कार्यालय कमलालयम में अकेले बुलाया, जहां उन्होंने जबरदस्ती हाथ पकड़कर खींचा और चुम्बन लेने की कोशिश की। विरोध करने पर उन्होंने थप्पड़ मारकर खुद को वहां से बाहर निकाला। वहीं महिला पदाधिकारी ने आगे बताया कि साल 2022 में पार्टी के काम के बहाने उन्हें
एक सुनसान स्थान पर बुलाया गया जहां उन्हें कार में बैठाकर कथित तौर पर छेड़छाड़ किया गया। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने उन्हें आपत्तिजनक प्रस्ताव देते हुए कहा कि अगर वे उनकी बात मान ले तो उन्हें महारानी की तरह रखा जाएगा। साथ ही रेप की कोशिश भी की गई। फिलहाल इस पूरे मामले में करुण नागराजन की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामला सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और इस पर पार्टी की प्रतिक्रिया का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। एनडीए ने आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की घोषणा कर दी है। एआईएडीएमके 178, बीजेपी 27, पटाली मक्कल काची 18 और अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी नेता पीयूष गोयल और एआईएडीएमके चीफ पळनिस्वामी ने चेन्नई में एआईएडीएमके हेडक्वार्टर में चुनावी समझौते पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में 23 अप्रैल को चुनाव है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अन्नाद्रमुक हेडक्वार्टर में हुई इस बैठक में एआईएडीएमके महासचिव पळनिस्वामी, केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु बीजेपी के चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल, राज्य बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्र, पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदास, एएमएम के महासचिव टीटीवी दिनानकर शामिल थे। सीट बंटवारे के बाद पीयूष गोयल ने कहा कि हम सब एक परिवार हैं और हम चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। हम 27 सीटों से बहुत खुश हैं। हम चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेंगे क्योंकि राज्य के लोग मुख्यमंत्री स्टालिन और उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन से दुखी हैं। उन्होंने राज्य को नुकसान पहुंचाया है। एनडीए राज्य में सरकार बनाएगी। चुनाव आयोग के मुताबिक तमिलनाडु में कुल 5.67 करोड़ मतदाता है। इनमें 2.77 करोड़ पुरुष और 2.89 करोड़ महिला मतदाता है। इसके साथ ही 7,617 ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। तमिलनाडु विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 10 मई 2026 को समाप्त होने वाला है। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की कोशिश यही रही है कि तेल, गैस, खाद या कोई भी अन्य ज़रूरी चीज़ को लेकर आने वाले जहाज़ सुरक्षित रूप से भारत पहुंचे। लेकिन अगर युद्ध की वजह से बनी वैश्विक परिस्थितियां लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका गंभीर असर होना तय है। इसलिए भारत पिछले कुछ सालों में अपनी मजबूती बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रहा था उसे अब और तेज कर रहा है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमारी विदेश नीति पीएम मोदी की निजी विदेश नीति है। हर कोई इसे एक मजाक बनाता है। डोनाल्ड ट्रंप को ठीक पता है कि पीएम मोदी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अगर प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर है तो हमारी विदेश नीति भी कमजोर है। Our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है। यूएस डील कर दी, कल मतलब इररिलेवेंट भाषण कर दिया। मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है। तो और दुख की बात है कि इसका नुकसान होगा लोगों को। अभी शुरुआत हुई है। एलपीजी, पेट्रोल, फर्टिलाइजर, सब चीज़ में प्रॉब्लम आएगी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।